हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और आपका बहुत स्वागत है इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 हमने कर लिया कंप्लीट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जितने मैंने कमेंट्स पढ़े, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे, उससे मेरे को पता लगता है कि आपको लेक्चर 1 पूरा समझ में आ गया है। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी 12 तारीख तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी लग रहा होगा कि लेक्चर 1 तो आसान था, अब जैसे जैसे आगे लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे तो टफनेस बढ़ेगी, फिर हमको शायद समझ में आए या ना आए। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरा भरोसा करो, जिस दिन लेक्चर 50वां लेक्चर भी चलता रहेगा ना, मान लो टोटल 70 लेक्चर आने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो जब 50 लेक्चर चलता रहेगा या 60वां लेक्चर चलता रहेगा, उस दिन भी आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी तक तो जितने लेक्चर हुए सारा समझ में आ गया, सारा हवा था, पर शायद अब टफ आ जाए। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर भी होगा ना, उस दिन आपको यूं ही लगेगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी पता ही नहीं लगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे। ठीक है, मतलब इतनी आसान तरीके से जितना आपको लेक्चर नंबर 1 समझ में आया है, उसी अंदाज में और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको लेक्चर नंबर 70, मतलब जो आखिरी लेक्चर होगा ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी उतने ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने निकाले, वो सारे मैंने डीपीपी के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे भेज दिए थे और आप में से कईयों ने उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर किसी ने उसको सॉल्व नहीं किया हुआ तो कर लो, वरना तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे तुम्हारा वर्कलोड बढ़ता रहेगा, बैकलॉग बढ़ता रहेगा, फिर कभी समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर इतनी आसानी से पढ़ाने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रही ना, तो अगर आप कोचिंग्स में जाओगे, बड़े बड़े कोचिंग्स में जाओगे, वहां पे इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा ना, तो फिर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो अभी अगर आप मेरे साथ फ्लो में, जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, उसी साथ ही साथ मेरे साथ चलते रहोगे और डीपीपी भी साथ में सॉल्व करते रहोगे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप भी उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां पे आप अच्छे स्कोर केमिस्ट्री में कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो ये लिख दिया मैंने GOC-L2। ठीक है सर, अब देखो, जब मैंने GOC-1 आपको पढ़ाया था ना, तो उसमें 3-4 बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, वो बोल रहे थे सर बॉन्ड लाइन जो आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का, वो हमको समझ में नहीं आया, तो आप वो एक और बार बता देना। तो मैं बस 3-4 मिनट लगा रहा हूँ और एक बार उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आया बॉन्ड लाइन मेथड, उस बस 3-4 मिनट में उनको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे मैं एक लाइन खींचता हूं ना, तो देखो ये जो लाइन खींचता हूं, ये है बॉन्ड लाइन मेथड, ऐसे। ठीक है, पर ये क्या शो कर रहा है, देखो यहाँ पे जो ये कॉर्नर होगा ना इसका, वो कार्बन होता है, मतलब ये ऐसा है, मतलब ये, एक सेकंड, मतलब ये जो मेरे को सीधी लाइन दिख रही है ना, वो अगर ध्यान से देखो तो वो ऐसा है। ठीक है, अब देखो कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है ना, तो कार्बन की वैलेंसी सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो मतलब 3 किसके साथ बना रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ, वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, वैसे ये कार्बन भी, मतलब जो मुझे दिख ऐसे रहा था, वो अगर मैंने खोल के देखा तो वो ऐसा है, वो मैंने खोल के देखा तो ऐसा है। जो ये खोल के देखने वाला होता है, फॉर्मूला होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला जिसमें मुझे ना तो कार्बन दिख रहा है और ना कार्बन से अटैच हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, तो इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, मैंने बोला सर जो बॉन्ड लाइन मेथड होता है ना, बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ ना, उसमें हमने को क्या करना है, उसमें अपने को 2 चीज करनी है। एक तो कार्बन छुप गया, कार्बन कार्बन नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, वो भी क्या हुआ है,
छुप गए। मतलब जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसमें दो लोग दिखने नहीं चाहिए, कार्बन भी नहीं दिखना चाहिए, और कार्बन से अटैच कोई हाइड्रोजन होगा वो भी दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो अपना मेथड कौन सा हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो कौन सा हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं एग्जाम्पल करके। अब देखो जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को खोल के लिखना है, ये देखो इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन है वो दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है सर, ये तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी को मैं खोल के लिखूं तो देखो ये जो ये पैने पैने है ना, ये जो कोपचे है ना, ये जो कॉर्नर्स है ना, इनमें कौन बैठा हुआ है, कार्बन बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखो सी 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 सी। ठीक है, अब देखो कार्बन की वैलेंसी 1 तो नहीं होगी, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बनाना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन। वैसे देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो मतलब 2 अब हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड तो बनाने ही होंगे। अब देखो इस कार्बन की एक बॉन्ड ये बना दिया, एक इधर बना दिया, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाने पड़ेंगे, ये बना दिए। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था उसको मैंने खोल के ऐसे लिख दिया। जब खोल के हम लिखते हैं ना, तो इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जिस फॉर्मूले में ना तो कार्बन दिखे और ना हाइड्रोजन दिखे, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यूं यूं यूं। ठीक है, बहुतों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही लिख सकते हैं। ये क्या खुल गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो बहुतों को लगता है ये एक ही, भाई ये जो हम ऐसे 4 लिख रहे हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मतलब देखो ये 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, फिर अगले 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये चाहे मैं जिग जैग बनाऊं, सिंगल लाइन बनाऊं, ठीक है, तो ये एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिग जैग क्यों बनाया, ठीक है, अगर मैं इसको सीधा लाइन बना देता फिर तो इसके 2 ही कॉर्नर होते, फिर तो ये तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 2 ही कार्बन है इसमें। तो यहाँ पे तो 4 कार्बन थे ना, तो मुझे ऐसा बनाना पड़ा। ठीक है, ताकि एक कार्बन यहाँ पे दिखे, एक कार्बन यहाँ पे दिखे, एक कार्बन यहाँ पे दिखे, एक कार्बन यहाँ पे दिखे। ठीक है, पर ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कोई फर्क है क्या, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारा नाम मान लो क्या है, सचिन है, तो सचिन मतलब एस लेटर हुआ, है ना। एक सेकंड सॉरी, सचिन है मान लो तुम्हारा नाम, तो सचिन का ये हुआ। तो इसका अगर ये कहीं ना कहीं इसमें कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसमें कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन बैठा हुआ है, 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 तो अपने को लिख देने हैं वही। ठीक है, और वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या डाल देना है, हाइड्रोजन डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, मुस्कान है। ठीक है, तो देखो अब देखो ये M मैंने लिख दिया, पर इसमें कहीं ना कहीं, इसमें कहीं ना कहीं क्या कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। इसमें सर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो क्या ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है क्या, यस सर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे छुपे हुए तो हैं सही कार्बन, जो दिख नहीं रहे मुझे पर हैं सही। तो देखो ये, इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा, ठीक है, और ये जो वैलेंसी बची है उसको हाइड्रोजन से अपने को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना, ये जो अब वाला बना, इसको बोलेंगे अपन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये भी क्या था, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा था, 3 मिथाइल ऑक्टेन, जैसे ये दे दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि इसका बॉन्ड लाइन मेथड निकालो। अब ऑक्टेन का मतलब हुआ, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। तो मैंने पहले 8 कार्बन बनाए, पहले मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन मैंने बनाया। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 3 नंबर पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। और नंबरिंग में यहाँ से करूँ या वहां से करूँ एक ही बात है। 3 नंबर पे मैंने मिथाइल लगाना है, मिथाइल मतलब CH3 ये। ठीक है, तो ये अपना कहीं ना कहीं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मैं इसमें हाइड्रोजन अभी नहीं बना रहा हूँ, इनमें हाइड्रोजन भी तो लगेंगे।
वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है, तो वो आप खुद से लगा लेना। तो ये बन गया मेरा 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। पर ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल, ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। पर मुझे बनाना क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना था इसका, ठीक है। मतलब 8 कार्बन बनाने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मैंने बना दिए। तो तीसरे नंबर पे अपने को क्या लगाना है, CH3। तो तीसरा नंबर ये है, तो यहाँ पे मैंने सीधे डंडी खींच दी, ठीक है। CH3 नहीं लिखना, क्योंकि कार्बन भी नहीं दिखना चाहिए और हाइड्रोजन भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे कार्बन ही तो होगा, और उसकी सिर्फ एक वैलेंसी दिख रही है, मतलब 3 उसके पास हाइड्रोजन ही तो होंगे, CH3 तो होगा, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा यूं, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। तो ये सिंपल सा है यार बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कोई दिक्कत थोड़ी है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो कल जब मैं आपको GOC1 पढ़ाया था, उसमें एक एग्जांपल मैंने कराया था आपको CH3OH, ठीक है। तो वहां पे मैंने गलती से आपको बोल दिया कि सर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है, पर इसका भी बनेगा। देखो जैसे ही मैं अगर ये लिखूं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये कार्बन ही तो होगा, तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक कार्बन भी होगा तो उसका भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जल्दीबाजी में कल आपको बोला था कि इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है, पर उसका भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कोई दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल दे रखा है, 2 ब्रोमोबुटेन, 2 ब्रोमोबुटेन। ये बोल रहे हैं कि सर इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ। तो पहले मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला बना लेता हूँ, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। 2 नंबर पे ब्रोमो है, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन लिखा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, ठीक है। तो ये वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मुझे इसी का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना था, तो देखो कार्बन 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए ना। देखो एक यहाँ पे छुपा हुआ है, 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 4 कार्बन है। और 2 नंबर पे कार्बन पे क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। तो ये बन गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये कितना सिंपल है यार, मुझे तो लग रहा है कि ये वाला ज्यादा टफ है और ये तो इतना सिंपल है कि क्या ही बताओ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बेंजीन को कैसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं ना बेंजीन को, ऐसी तो बेंजीन बनता है। इसमें आपको कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है बेंजीन का, सर ये तो बेंजीन का कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ में आ गया। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें ना तो कार्बन दिखे अपने को और ना कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन दिखे, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आपको दिखे, उसको बोल देना आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और कोई आपको कंप्लीट फॉर्मूला दे रखा है, उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो जो कार्बन है ना, कार्बन की जगह में अपने को कॉर्नर बना देने हैं बस। वो जो कॉर्नर होते हैं ना किसी भी लाइन के, तो वो अपना कार्बन शो करता है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉन्ड लाइन जो मेथड है, बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए, वो आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो जिसका भी कल के लेक्चर में थोड़ा भी डाउट बचा हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डाउट उसका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो जो भी मैं सीक्वेंस मतलब यूज कर रहा हूँ ना अपने इस लेक्चर में, तो वो वही सीक्वेंस है जो एनसीईआरटी में दी गई है। मतलब जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसी सीक्वेंस में टॉपिक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी क्रम में एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको मुझे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे उसका बनाना है वो एनसीईआरटी में अब दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है CH4, कौन सा एग्जाम्पल है, CH4, ठीक है। तो अभी तक तो मैं CH4 को कैसे लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को कुछ बॉन्ड पता होना चाहिए कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल होता है, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा तो उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल भी हो सकता है। अगर सिंगल हुआ तो एन बोल देना है, अगर डबल हुआ तो इन बोल देना है, और अगर ट्रिपल हुआ तो आइन बोल देना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक तो हम CH4 को ऐसे लिख रहे थे,
ठीक है। पर इसको जब 3D डायमेंशनल में देखा जाएगा ना, जब इसको 3 डायमेंशनल में देखा जाएगा तो देखो कैसा होता है। एक्चुअल में ये कैसा है, एक्चुअल में ये कैसा है। अब देखो जैसे ये में लिखा कार्बन, ठीक है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, पर 2 हाइड्रोजन तो किस में है, प्लेन में है। मतलब जिस कॉपी में मैं लिख रहा हूँ, जिस पेज में मैं लिख रहा हूँ, उसका जो प्लेन है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन रखे हुए हैं। तो बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ गए सर, सर बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ गए। तो देख बेटा, 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में रहेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन जिस पेपर में तू लिखता रहेगा उसी में है। बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो एक अबव द प्लेन चला गया, एक बिलो द प्लेन चला गया। तो जो अबव द प्लेन चला गया उसको मैं दिखाता हूं ऐसे, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, जो अबव द प्लेन है वो मेरी आंखों के पास है, वो मेरी आंखों के पास है, इसको बोलते हैं अपन वेज, ठीक है। और जो अंदर चला गया प्लेन से उसको मैं ऐसे दिखाता हूं डैश, इसको बोलते हैं डैश, ठीक है। ये है कुछ नहीं, बॉन्ड ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो देखो जो मेरी आंखों के पास है वो क्या हो गया, वेज हो गया, तो वो डार्क कलर का दिखेगा। अरे कॉमन सेंस की बात है, जो हमारी आंखों के पास होता है वो हमको अच्छे से दिखता है, तो उसको गाढ़ा दिखाऊंगा मैं। और जो मेरी आंखों से दूर है वो मुझे थोड़ा धुंधला दिखेगा सर, सर उसको मैं डैश करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया किसका, CH4 का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ठीक है। तो वेज एंड डैश अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में एक अलग टॉपिक दे रखा है किनारे पे बॉक्स बना के, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स। तो ये आप जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे या ऑफलाइन कोचिंग करोगे या ऑनलाइन भी करोगे तो वहां पर ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। पर हम एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आजकल का ट्रेंड यही है कि एनसीईआरटी से कहीं से भी एनटीए पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी हम ऐसा मौका ना दे एनटीए को कि हमारा क्वेश्चन वहां से छूट गया, हमने वो नहीं किया था सर, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे से बॉक्स हैं, इनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, और अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है तो हम बिना देखे टिक मार सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल भी कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं छोड़ने वाले। जैसे हम बायोलॉजी में एनसीईआरटी करते हैं ना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी हम वैसे ही चाटने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में वो दे रखा है मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल्स। तो एनसीईआरटी बोलता है कि 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं। पहला होता है फ्रेमवर्क मॉडल, यस सर। दूसरा होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल, यस सर। तीसरा होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। तो 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते हैं। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहला होता है फ्रेमवर्क मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, ठीक है। तो देखो इसमें एटम्स शो नहीं होते, सिर्फ बॉन्ड्स शो होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये CH4 का मैंने बना रखा है, इसमें क्या एटम दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे। क्या तुमको इसमें कार्बन दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं दिख रहा। हाइड्रोजन लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब एटम्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। पर इसमें क्या बॉन्ड्स दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं ना लाइन लाइन, ये बॉन्ड ही तो है। मतलब फ्रेमवर्क मॉडल में एटम्स नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे, बॉन्ड्स दिखेंगे सिर्फ, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिमेरिट क्या होगा, क्या यहाँ पे मैं साइज ऑफ एटम बता सकता हूँ कि वो एटम बड़ा है, वो एटम छोटा है। भाई मेरे को एटम ही नहीं दिख रहे तो मैं साइज कैसे बताऊंगा एटम्स का। तो ये इसका डिमेरिट है फ्रेमवर्क मॉडल का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात पता लग रही है कि जो बॉल है वही बॉल जो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे बॉल का मतलब किससे मतलब है, एटम से। और जो स्टिक का मतलब है वो किससे मतलब है, बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉन्ड रिप्रेजेंट द स्टिक एंड एटम्स रिप्रेजेंट द बॉल, ठीक है। जैसे ये CH4 का मैंने बना दिया, ठीक है, बीच में कार्बन बना दिया, और ये जो 4 गोले छोटे छोटे हैं वो मैंने हाइड्रोजन रख दिए और बॉन्ड भी बना दिए बीच में, ठीक है। अब देखो तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है उसमें बॉन्ड भी बनेंगे एंड उसमें एटम्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एटम्स भी दिखेंगे और इसमें बॉन्ड भी दिखेंगे, ठीक है, इसमें दोनों दिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो जब सिंगल बॉन्ड थे तो स्टिक था, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड होता ना तो यहाँ पे अब स्टिक नहीं होगा, यहाँ पे स्प्रिंग बन जाएगा, स्प्रिंग यूं, ठीक है, यूं होता है स्प्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो क्या बन जाता है, स्प्रिंग बन जाता। तो फिर इसका नाम हो जाता बॉल एंड स्प्रिंग मेथड, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। फिर तीसरा आता है स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, फ्रेमवर्क मॉडल। मैंने आपको बताया था फ्रेमवर्क मॉडल में एटम्स नहीं होते, बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पर उल्टा कर देना है, यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं होते, एटम्स होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड्स ही गायब कर दिया इन्होंने,
बॉन्ड्स नहीं होते, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये CH4 का बना रखा है, इसमें बॉन्ड्स दिख रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे, पर इसमें आपको एटम दिख रहा है क्या? यस सर। बीच में जो ये बड़ा गोला है वो कार्बन है, बाकी जो 4 छोटे छोटे गोले हैं वो कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब इसमें बॉन्ड से नहीं होता, इसमें सिर्फ एटम्स दिखते हैं, ठीक है। अब देखो, इट कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये काहे के लिए होता है? ताकि किसी मॉलिक्यूल में हम एटम्स का वॉल्यूम को बता पाए, ठीक है। उसके कौन सा यूज किया जाता है? स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों मॉडल पढ़ा दिए, फ्रेमवर्क मॉडल भी पढ़ा दिया, बॉल एंड स्टिक मॉडल भी पढ़ा दिया, स्पेस फिलिंग मॉडल भी पढ़ा दिया। अगर आपके पास बॉन्ड भी प्रेजेंट है, आपके पास एटम भी प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। भाई मैंने अगर बोला कि बॉन्ड्स अगर मुझे हटाने हैं तो ये कौन सा मॉडल होगा? अगर बॉन्ड्स हटाने हैं तो ये हो जाएगा मेरा स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। और अगर एटम्स हटाने हैं, सिर्फ बॉन्ड्स रखने हैं, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा? फ्रेमवर्क मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो कल की डेट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा नीट में इससे रिलेटेड, तो हम उसको अच्छे से करके आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि जितना मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर अभी तक आ रहा है तो आगे भी आएगा, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी, ठीक है। इस टॉपिक का यूज कब आता है? जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, तो वो जब हम इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उस टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी की सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसी सीक्वेंस में अगला जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहां पे हमको समझ में तभी आएगा अगर हमको ये वाला टॉपिक समझ में आता है। तो मैं आपको अभी ये टॉपिक समझा देता हूं ताकि आपको बाद में भी ये यूज में आए, तो उस टाइम हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो, इस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब देखो, एक तो एरोमेटिक होता है, एक तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो नीट में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। मतलब हमको पहचानना अगर आ गया कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो, एरोमेटिक अगर होगा ना, तो एरोमेटिक वाले में हमको क्या करना है? 2 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 2 से। एंटी एरोमेटिक वाले में कहां से स्टार्ट करना है? 4 से, ठीक है। एरोमेटिक वाले में कहां से स्टार्ट करना है? 2 से। ये 2 क्या है, 4 क्या है, इसका आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं इतना एग्जांपल आपको कराऊंगा कि आपका पूरा हाथ साफ हो जाएगा। और आपको अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं एग्जांपल्स में से आने की पूरी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि मैंने सारे एग्जांपल इसमें ले लिए हैं। तो देखो, एरोमेटिक होगा तो 2 से स्टार्ट करना है, और एंटी एरोमेटिक होगा तो 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और 4 4 बढ़ाना है, दोनों में कितना बढ़ाना है? 4 4 बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ। तो 2 है, ठीक है। 2 में 4 बढ़ाया तो अगला नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 4 बढ़ाऊंगा तो अगला नंबर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 में 4 बढ़ाऊंगा तो अगला नंबर कितना आएगा? 14 आएगा। और इसी सिक्वेंस में ये पूरा चलता रहेगा। मतलब अगर मेरे पास 2 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया, 14 नंबर आ गया, तो मैं बोल दूंगा सर ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूँ एंटी एरोमेटिक की, तो यहाँ कितने से स्टार्ट करना है? 4 नंबर से, और 4 4 बढ़ाते रहना है। तो 4 नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया, 12 नंबर आ गया। ये जो 4 के मल्टीपल में नंबर अगर आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा सर ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो जब तो अब आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे जब नंबर आएगा 6, तो मैं आपको बोलूंगा सर ये तो एरोमेटिक है, तो समझ जाना, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, ये सब किस में आते हैं? एरोमेटिक में आते हैं। जबकि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ये सब किस में आते हैं सर? एंटी एरोमेटिक में आते हैं, ठीक है। तो सर आपने एरोमेटिक बता दिया, आपने एंटी एरोमेटिक भी बता दिया, सर नॉन एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल होता है, इसको तो देख ही के हम कर सकते हैं, देख ही के पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोपचा खाली मिला, यानी मैं बोलूं मुझे कॉर्नर कोई खाली मिला या कॉर्नर कोई एम्प्टी मिला, तो मैं देखते ही बोल दूंगा सर ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब देखो, कॉर्नर एम्प्टी का मतलब है, मतलब किसी कॉर्नर में ना तो कार्बन हो, सॉरी, किसी कॉर्नर में ना तो डबल बॉन्ड हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो, ना तो नेगेटिव चार्ज हो, ना ही लोन पेयर हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं दिखा किसी में, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि ये नॉन एरोमेटिक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है,
तो ये वाला जो यहाँ पे कार्बन है ना, ये तो इसमें डबल बॉन्ड अटैच है देख, ये वाला कार्बन है इसमें भी डबल बॉन्ड अटैच है देख। पर ये जो ऊपर वाला कार्बन है ना, इसमें डबल बॉन्ड से अटैच है ये, ना ये पॉजिटिव चार्ज से अटैच है, ना यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज लगा है, ना यहाँ पे कोई लोन पेयर लगा है। तो इसको मैं देखते ही बोल दूंगा सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। ये तो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। मतलब कोई कोपचा, कोई कॉर्नर अगर मुझे खाली मिल गया ना, मैंने बोल देना है कि वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं नॉन एरोमेटिक का करा देता हूँ। देखो देखो जैसे ये 8 नंबर एग्जांपल है, देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड लगा है क्या? नहीं लगा सर। सर इसमें क्या कोई नेगेटिव चार्ज लगा है? नहीं लगा। कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है? नहीं लगा। कोई लोन पेयर लगा है? नहीं लगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गया? ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक का तो झंझट खत्म ही नहीं है, उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, बाकी एरोमेटिक में हम दो अपने को ना याद रखना है, 2 नंबर, और 4 4 से बढ़ाते रहना है। अगर 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, तो मैं बोल दूंगा एरोमेटिक है। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक में अपने को 4 के मल्टीपल याद रखने हैं। 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, तो मैं बोल दूंगा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एरोमेटिक की होती है। फिर उसके बाद होती है नॉन एरोमेटिक की, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्टेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म है इनकी, किसकी? एंटी एरोमेटिक की। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक की होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो जो ये 2 6 10 है ना, इसको एक रूल बोलते हैं, हकल्स रूल। ठीक है, ये तो मैंने तुमको जुगाड़ से बता दिया, पर ये एक रूल होता है, हकल्स रूल। ठीक है, तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स में हकल रूल फॉलो होता है, तो अपने को यस बोलना है। ठीक है, अब देखो मेन लाइन ये है। अब देखो, लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को एंड डबल बॉन्ड को क्या मानते हैं अपन? दो मानते हैं। दो अपन किसको मानते हैं? लोन पेयर को, सॉरी लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को एंड लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को एंड डबल बॉन्ड को। ये 3 याद रखना, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। इनको अपन 2 मानते हैं। इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है? नहीं। पॉजिटिव चार्ज को कितना मानते हैं? 0 ही मानते हैं। ठीक है, लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को एंड डबल बॉन्ड को क्या मानते हैं अपन? 2 मानते हैं। ठीक है, 2 मानते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड है, तो इसको मैंने 2 मान दिया। एक डबल बॉन्ड दिख गया, इसको भी 2 मान दिया। और नेगेटिव चार्ज लगा, इसको भी 2 मान दिया। ठीक है, इसमें इसको भी मैंने 2 मान दिया। सॉरी, यहाँ पे भी एक नेगेटिव मान लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव मान ले। ठीक है, तो देखो जैसे ये कंपाउंड है, तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 मान दिया। 2 मान दिया, नेगेटिव चार्ज भी है, 2 मान दिया। पॉजिटिव चार्ज को कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कितना नंबर दूंगा सर? 6 दूंगा। एक इस डबल बॉन्ड से 2 आया, 2 इससे आया, और एक 2 नेगेटिव से आया। क्योंकि 2 अपन किस किस को मानते हैं? लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को, डबल बॉन्ड को। तो इसमें 6 नंबर आ गया, और 6 नंबर आते ही मैंने बोल दिया सर ये तो एरोमेटिक है। सर ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि देखो 6 नंबर कहाँ पे आता है? एरोमेटिक में आता है। समझ में आ रहा है ना? तो लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को और डबल बॉन्ड को हमको 2 मानना है। ये अपने को जब हम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होती है, एक जैसी 2 रिंग आ जाती है, या मल्टी उससे 3 रिंग आ जाएंगी, या 4 रिंग आ जाएंगी। जब एक जैसी, एक से ज्यादा रिंग आ जाएंगी, तो अपने को सिर्फ कोई एक रिंग को चुनना है, कोई एक रिंग को चुनना है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो सारी रिंग आ गई एक जैसी, तो मैं सिर्फ पहली वाली ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहली वाली तो कौन सी बन गई? बेंजीन बन गई। तो इसमें देखो कौन से नंबर दूंगा? एक डबल बॉन्ड को 2 मानते हैं, डबल बॉन्ड को 2 मानते हैं, डबल बॉन्ड को 2 मानते हैं। तो कितने हो गए इसमें? 6 हो गए। और 6 में क्या आता है? एरोमेटिक आता है। तो मतलब ये पूरा कंपाउंड भी क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा रिंग एक जैसी आ जाए ना, तो अपने को क्या यूज करना है? सिर्फ एक रिंग को मैं पकड़ के करूंगा। ठीक है, अगर मैं पूरे को भी करूँ ना, तो आंसर देखो सेम ही आएगा। आंसर देखो सेम ही आएगा। रुक जाओ, देखो 2 इसका आएगा, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10, और 2 12 और 2 14। और 14 नंबर पे देखो क्या आता है? सर 14 नंबर पे भी तो एरोमेटिक ही आता है। ठीक है, तो वो एक हमको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बता दिया कि अगर एक से ज्यादा रिंग होंगी तो किसी एक डब्बे को पकड़ के खेल सकते हो। अगर पूरे को भी करोगे तो आंसर फिर भी वही आने वाला है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम बिल्कुल ही घटिया स्टेबिलिटी रखते हैं कौन? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। सॉरी, अब देखो जैसे ये अपने पास। ठीक है, तो हम 2 किस किस को मानते हैं? नेगेटिव चार्ज को
लोन पेयर को एंड डबल बॉन्ड को। तो इसमें देखो रिंग, ये सब मैं कहाँ बोल रहा हूँ, रिंग के अंदर देखना है अपने को, रिंग के बाहर नहीं देखना ये सब, ठीक है। तो ये रिंग रिंग है, ठीक है। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इससे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को हम 0 मानते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 नंबर आएगा, और 2 में क्या आता है सर, एरोमेटिक आता है। मैंने देखते ही बोल दिया सर ये एरोमेटिक है, देखो कितना आसान है। इसकी बात करते हैं, 2 तो इससे आएगा और 2 नेगेटिव चार्ज से आएगा, तो 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में क्या यूज करते हैं अपन, एंटी एरोमेटिक, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत घटिया है। फिर इसकी बात करें, देखो तो 2 नंबर इससे आ जाएगा, 2 इससे आ जाएगा और 2 इससे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सर 6 में क्या बोलता है, एरोमेटिक बोलते हैं सर, ठीक है। बेंजीन की बात करें, 2 इससे आ जाएगा, 2 इससे आ जाएगा, 2 इससे आ जाएगा, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 को क्या बोलते हैं सर, एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात करें, सर यहाँ पे कोपचा खाली है, ना ये डबल बॉन्ड से अटैच है, ना यहाँ पे कोई लोन पेयर लगा है, ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है, ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो इसको मैंने देखते ही बोल दिया सर ये तो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। वापस यही बात देखो, यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड लगा है, ना लोन पेयर लगा है, ना नेगेटिव चार्ज लगा है, ना पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखो 2 नंबर यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, पॉजिटिव चार्ज से कोई आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव को 0 मानते हैं। तो यहाँ से 4 आएगा, 4 में क्या बोलते हैं अपन सर, 4 में बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना, इसके पास ना तो डबल बॉन्ड है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन पेयर है, तो यहाँ पे कोपचा खाली है, मतलब मैंने बोल दिया सर नॉन एरोमेटिक। देखो कितने सिंपल है ये, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं ट्रोफाइलियम कैटायन, ट्रोफाइलियम कैटायन। तो ये अपने को ध्यान भी रखना है, कल की डेट में आ जाएगा, ट्रोफाइलियम कैटायन में एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होता है। तो अपने को जब पता ही नहीं है ट्रोफाइलियम कैटायन क्या हुआ, तो हम उसमें कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी के जो नाम लिखे हुए हैं ना कंपाउंड्स के नीचे, वो अपने को मतलब ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कितना है, 2 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 6। पॉजिटिव चार्ज का कोई आता है क्या, नहीं, तो इसमें टोटल 6 ही आएंगे, और 6 में अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने उठाया है, ठीक है। तो देखो इसमें कितना है, 2 इसमें आ गया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। सर 14 में क्या आता है, 14 में तो सर एरोमेटिक ही आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं बेंजीन बना रहा हूँ ना, डबल बॉन्ड, ये तो पहले देखो डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया। इन लोगों को बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनको बोलते हैं अपन एनुलिन, एनुलिन। और जितने कार्बन होते हैं ना, वो नंबर अपने को आगे रख लिखना पड़ता है। तो इस बेंजीन में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, तो ये इसको बेंजीन का दूसरा नाम हो गया 6 एनुलिन, 6 एनुलिन। तो जब मैंने आपको बेंजीन पढ़ाया था, तो उसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 एनुलिन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें भी देखो सेम वैसे ही मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एनुलिन बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। और टोटल कितने कार्बन है, अगर आप गिनोगे तो 14 कार्बन आएंगे, तो मैंने बोल दिया 14 एनुलिन, 14 एनुलिन, ठीक है। अब देखो इसको 2 इसका मानेंगे, 2 इसका मानेंगे और 2 लोन पेयर का मानेंगे, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब किसी किसी के दिमाग में आ गया सर लोन पेयर तो इधर भी थे, मेरे भाई एक टाइम पे एक ही लेंगे ना। अगर तेरे को 1 गिलास पानी की जरूरत है, तेरे सामने 25 रखे हुए हैं, तो क्या 25 पी जाएगा क्या, नहीं, काम में तेरे को एक ही आएगा, तो एक ही तेरे को पीना होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर तूने एक बार गिन लिया ना ये वाले, तो नीचे वाले मत गिन देना, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइरोल, याद रख लेना, इसको बोलते हैं पाइरोल। तो 2 इसका गिनेंगे, 2 इसका गिनेंगे, 2 लोन पेयर का गिनेंगे, टोटल 6 हो गया। 6 में बोलेंगे अपन एरोमेटिक। ये अपन गिन के आ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को और डबल बॉन्ड को अपन 2 गिनते हैं, तो वही तो मैं गिन रहा हूँ। डबल बॉन्ड आया तो 2 गिन दिया, डबल बॉन्ड आया तो 2 गिन दिया, लोन पेयर आ गया तो 2 गिन दिया। 2 और 2 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 में एरोमेटिक मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो इसको, तो 2 इसका गिनेंगे, 2 इसका गिनेंगे और 2 इसका गिनेंगे, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक बोलेंगे। पाइरीडीन, फॉर्मूला याद रख लेना पाइरीडीन का, ठीक है। जैसे बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। तो 2 इसका गिनेंगे, 2 इसका गिनेंगे और 2 इसका गिनेंगे। अब यहाँ पे लोन पेयर का क्यों नहीं गिन रहे मेरे भाई, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये फिर डबल बॉन्ड, ठीक है।
तो ये रेजोनेंस में चल रहा है, लोन पेयर यहाँ पे यूज ही नहीं आ रहे, लोन पेयर यहाँ पे यूज ही नहीं आ रहे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 6 हो गए, 6 में कहीं ना कहीं क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये पायरिडीन है, याद रख लेना फॉर्मूला। अब 2 कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दूं तो उसको बोलेंगे पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन। यहाँ पे भी सेम है, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में काम ही नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये डबल बॉन्ड को दो, डबल बॉन्ड को दो और डबल बॉन्ड को दो, इन्हीं को लूंगा, तो 2 और 2 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 में मैं बोलूंगा सर ये तो एरोमेटिक है। फिर उसकी बाद सिर्फ 2 और 2 4 और 2 6, 6 में क्या बोलूंगा सर ये एरोमेटिक है। इसकी बात, इसमें तो सिर्फ 2 आ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अपन 0 मानते हैं, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2, 2 में भी तो क्या आता है, एरोमेटिक ही होता है। इसको बोलते हैं नेप्थलीन, फॉर्मूला याद कर लेना, नेप्थलीन, ठीक है। तो इसमें 2 रिंग एक जैसी आ रही है, तो किसी एक रिंग को ही लूंगा, तो एक रिंग कौन सी है, बेंजीन वाली, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 में क्या आएगा सर, एरोमेटिक आएगा। अगर मैं पूरा पूरा का पूरा ले लेता तभी भी आंसर सेम ही आता, देखो 2 और 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 में भी तो कहीं ना कहीं क्या आता है, एरोमेटिक ही आता है, ठीक है। अब देखो इसमें एंथ्रासीन, 3 अगर बेंजीन को चिपका दूं तो एंथ्रासीन बन जाएगा, 2 बेंजीन को चिपका दूं तो नेप्थलीन बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें एक बेंजीन को ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक से ज्यादा रिंग एक जैसी आ जाए तो किसी एक रिंग को, ठीक है, तो मैंने बहुत बार पढ़ा ही दिया तुमको, बेंजीन में क्या आएगा, 6 होगा, तो 6 में कहीं ना कहीं क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फिनेथ्रीन, फिनेथ्रीन देखो इस टाइम कहाँ सा जोड़ा हुआ है बेंजीन, ऊपर खोपड़ी में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी एक बेंजीन लेना है, तो मतलब 6 लेना है अपने को, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है अपना ये, अब देखो इसमें देखो ये वाला कुपचा भी खाली है, ये वाला कुपचा भी खाली है, मतलब ना तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और ना लोन पेयर इस पे लगा हुआ है, तो मैंने इसको बोल दिया कुपचा खाली है, तो सीधा नॉन एरोमेटिक बोल दूंगा क्या, यस सर। इसकी बात करें, अब देखो 2 इसका लूंगा, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, और 8 में कितना नंबर आता है, 8 नंबर में क्या आता है, अपना एंटी एरोमेटिक आता है सर, ठीक है। इसकी बात अब अगर मैं करूं, तो इसकी बात अगर मैं करूं तो देखो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। अब उस डबल बॉन्ड को भी लेना है क्या, ऊपर वाले नहीं लेना भाई, मतलब रिंग के बाहर नहीं लेते, तो इसमें सिर्फ 2 लूंगा मैं, ठीक है, 2, तो 2 में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आएगा, ठीक है। इसकी बात करें, ये अपना क्या, मिलामाइन, एनसीईआरटी में दे रखा है मिलामाइन में, ठीक है, मिलामाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो देखो 2 इसको लूंगा, 2 इसको लूंगा और 2 इसको लूंगा, ठीक है। बिन लोन पेयर को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि रेजोनेंस में वो आ ही नहीं रहे, रेजोनेंस तो इनका यहाँ पे चल रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला रेजोनेंस चल रहा है, लोन पेयर तो रेजोनेंस में आ ही नहीं रहे, तो उनको लेना ही नहीं है, तो कितना लूंगा, 6 लूंगा, 6 में क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। इसकी बात करें अपन, ठीक है, तो 2 और 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 में क्या बोलते हैं सर, 10 में क्या बोलते हैं, 10 में भी तो एरोमेटिक ही बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसकी बात करें सर, इसमें देखो कितने कुपचे खाली है, ये भी कुपचा खाली, ये भी कुपचा खाली, ये भी कुपचा खाली, ये भी कुपचा खाली, ठीक है, 4 4 कुपचे खाली है मेरे भाई, 4 4 कुपचे खाली है, तो यहाँ पर तो सीधा डायरेक्ट बोल दूंगा सर ये तो नॉन एरोमेटिक है, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफुरान, टेट्रा हाइड्रोफुरान। अब ये आएगा ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे भी कुपचा खाली है, यहाँ पे भी कुपचा खाली है, तो सीधा मैंने बोल दिया सर ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसकी बात करें, इसको फुरान बोलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, फुरान, ठीक है। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, 6 में कहीं ना कहीं क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा, ठीक है। इसकी बात करें सेम वही, 2 और 2 4 और 2 6, 6 में कहीं ना कहीं क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा। इसका नाम है थियोफिन, एनसीईआरटी का ये भी, ठीक है। अब 30 नंबर देखते हैं, और जो हमारा आखिरी है, ठीक है। तो देखो इसमें तो ये भी कुपचा खाली है, ये भी कुपचा खाली है, ये भी कुपचा, इसमें तो कुपचा खाली ही खाली है मेरे भाई, इसमें तो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो पॉलीमर वाला जो चैप्टर था उसमें एनसीईआरटी में शायद वो अब तो डिलीट हो गया है ना चैप्टर, पर उसमें दे रखा था जो कैप्रोलैक्टम होता है ना, उसका जो पॉलीमर होता है कौन होता है, नाइलॉन 6, कौन होता है, नाइलॉन 6, ठीक है। अब क्या है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स, भैया ये क्या हुआ, क्वेसी एरोमेटिक क्या हुआ, समझा दो मुझे, समझ ही नहीं आ रहा, क्वेसी एरोमेटिक, क्वेसी, अब क्वेसी एरोमेटिक ये होता है ना, ध्यान से देखो, जब हमको डबल बॉन्ड को कहीं फेंकना पड़ता है, या फिर वो रिंग के बाहर फेंक दूं,
या फिर रिंग के अंदर डाल दूं उसको। डबल बॉन्ड को कहीं फेंकना अगर मुझे पड़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन क्वेसी एरोमेटिक। देखो जैसे ये है, ठीक है। अब देखो ये अगर रिंग की बात करूं, अगर रिंग के अंदर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, दो में क्या होता, एरोमेटिक होता। तो ये बहुत अच्छी बात है क्या, एरोमेटिक होना अच्छी बात है। अरे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इस अच्छी बात है ना। और अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो भी मैं अगर रिंग के अंदर डाल दूं तो अंदर तो 4 हो जाएंगे, वो 4 में तो सर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी 4 में तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, सही है। तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा मेरे भाई। तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी इतनी कम है क्या, तो इसमें डबल बॉन्ड को मैं अंदर डालूंगा तो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस डबल बॉन्ड को मुझे कहाँ फेंकना पड़ेगा, बाहर ही फेंकना पड़ेगा। कहाँ फेंकना पड़ेगा मेरे भाई, बाहर ही फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अंदर सिर्फ ये रहेगा, एक ही डबल बॉन्ड, तो अंदर सिर्फ 2 लूंगा। 2 मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब स्टेबिलिटी बहुत भयंकर, ठीक है। इसकी बात करें, डब्बे के अंदर देखते हैं 2 और 2 4 और 2 6। सर 6 में तो कहीं ना कहीं एरोमेटिक ही आता है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत भयंकर है, स्टेबिलिटी बहुत भयंकर है। तो उस डबल बॉन्ड को मेरे को बाहर ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको रिंग के अंदर ले लूंगा, अंदर 6 की जगह 8 हो जाएगा, और 8 में तो सर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो हमको स्टेबिलिटी कम थोड़ी करनी है, तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात करें, अब देखो ऊपर वाली रिंग में सिर्फ 2 है, 2 में मतलब एरोमेटिक है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नीचे वाली रिंग की बात करें, नीचे वाले में 2 और 2 4 है। 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब क्या हुआ सर, एंटी एरोमेटिक, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो जो ये बीच में फंसा हुआ है ना डबल बॉन्ड, उसको मैं ऊपर फेंकूं या नीचे फेंकूं, मेरे भाई नीचे फेंकना, क्योंकि अगर नीचे 4 है पहले, उसमें अगर तूने 2 और फेंक दिए तो 6 हो जाएंगे ना, तो 6 में तो कहीं ना कहीं एरोमेटिक हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया, ये होते हैं क्वेसी एरोमेटिक। इसकी बात करें, नीचे क्या है, नीचे 2 और 2 4 और 2 6, नीचे 6 है, 6 मतलब एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब स्टेबिलिटी बहुत भयंकर, ठीक है। ऊपर की बात करें, ऊपर सिर्फ सर 4 है, 4 मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम। तो इस डबल बॉन्ड को ऊपर फेंको ना, ताकि ऊपर जो 4 है वो 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा ना अगर, तो वो एरोमेटिक हो जाएगा ऊपर वाला भी, और उसकी स्टेबिलिटी हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड को हमको फेंकना पड़ता है ना कहीं, ताकि स्टेबिलिटी हम बढ़ा पाए, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं क्वेसी एरोमेटिक। वो एरोमेटिक तो है पर कैसे है, क्वेसी एरोमेटिक, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस में दिखा देता हूँ आपको। 2 एक्सेप्शंस अपने को ध्यान रखने हैं। अब देखो जैसे ये है, तो 2 इसको लूंगा, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो इसमें कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सर 8 में तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बिल्कुल खत्म है, स्टेबिलिटी क्या है इसकी, बिल्कुल खत्म है। पर ध्यान से देखो, इसने मेहनत की है, इसने मेहनत की है। इसके पास कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, मतलब इसने मेहनत की है, इसने इतने सारे कार्बन अपने पास रखे हुए हैं। तो इस पे थोड़ी सी दया नहीं कर सकते क्या, इस पे थोड़ी दया नहीं कर सकते क्या, इसकी स्टेबिलिटी इतनी कम है, इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ा दो सर, इसको नॉन एरोमेटिक कर दो। क्या कर दो इसको, नॉन एरोमेटिक। इतनी भी नहीं बढ़ा देनी कि एरोमेटिक कर दिया उसको, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की। तो एंटी एरोमेटिक ने अगर मेहनत की है, मतलब 7 कार्बन से ज्यादा कार्बन रखे हुए हैं अपने पास, ये कब लागू होता है जुगाड़, जब 7 या 7 से ज्यादा कार्बन हो, ठीक है। तो इसमें 8 कार्बन थे, तो थोड़ी सी दया कर सकते हो ना। जो एंटी एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी बिल्कुल कम है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा के उसको सर नॉन एरोमेटिक कर दो यार, उसको नॉन एरोमेटिक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। टेट्रा मतलब 4, इन तो 4 इसमें डबल बॉन्ड है, 4 इन है, ठीक है। और साइक्लो साइक्लिक है ये, और ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, ठीक है। फिर इसकी बात करें अपन, तो ये क्या हो रहा है, देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 में क्या लेते हैं अपन, एरोमेटिक बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पर ध्यान से अगर यहाँ पे देखा जाए, पंगा कहाँ पे हो गया, पंगा इसका यहाँ पे हुआ, देखो देखो ये जो कार्बन है ना, तो ये जो कार्बन है, तो ऊपर वाले कार्बन की बात करूं, इसके कितने बॉन्ड है, देखो 2 तो इधर दिख रहे हैं और 1 इधर दिख रहा है, 3 बॉन्ड है ना, मतलब इसका 1 बॉन्ड अभी खाली है, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोजन आएगा। वैसे नीचे वाले कार्बन की बात करूं तो इसमें भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर आने की कोशिश की, और नीचे वाले ने भी बोला कि मैं भी यहीं पे आऊंगा। अब वहां पर उन्होंने, उनकी लड़ाई चलने लग गई, उनकी लड़ाई चलने लगी कि यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा। इसी चक्कर में भाई उन्होंने, उनकी स्टेबिलिटी इतनी भयंकर होनी थी, पर इनकी लड़ाई के चक्कर में इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी,
तो एरोमेटिक नहीं होगा, अब ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई की वजह से जो हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन को गेन करने के लिए करी। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस अपने को ध्यान रखने हैं, और ये एक्सेप्शंस एक बार आपने अगर आज पढ़ लिया ना, तो मेरे को उम्मीद है कि ये कभी आप भूलने वाले नहीं हो। तो ये एरोमेटिसिटी मैंने आपको पूरा एक जुगाड़ से पूरा क्लियर कट मामला इसका समझा दिया कि कोई भी आज के बाद चाहे जेईई मेंस में हो या नीट में हो, किसी भी लेवल का इसमें से क्वेश्चन आए तो आप सारा क्वेश्चन बिना पेन लगाए हुए निपटाने वाले हो। ठीक है, अब देखो ये सब मैंने एरोमेटिसिटी आपको टॉपिक इसलिए बताया ताकि मैं जो एनसीईआरटी की सीक्वेंस में अगला टॉपिक था उसको आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की सीक्वेंस में जो अगला टॉपिक है वो मैं समझा पाऊं आपको, इसीलिए मैंने ये एरोमेटिसिटी का टॉपिक आपको समझाया। इसका यूज तो आगे आएगा जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, जब मैं मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, ये सब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम इसका यूज आएगा। ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी बाबा के मुताबिक, मतलब एनसीईआरटी के मुताबिक एरोमेटिक 4 प्रकार के हो सकते हैं। एरोमेटिक 4 टाइप के हो सकते हैं। बेंजीनोइड एरोमेटिक, ठीक है, बेंजीनोइड एरोमेटिक मतलब जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें कम से कम मतलब एक बेंजीन रिंग हो। एग्जांपल दिखा देता हूं इसका, बेंजीनोइड एरोमेटिक का देखो, जैसे ये देखो नेपथलीन, ये है अपना बेंजीनोइड एरोमेटिक। एरोमेटिक है क्या ये देखो एरोमेटिक है, पर इसमें बेंजीन भी बने हुए, तो ये बन गया बेंजीन एरोमेटिक। वैसे एंथ्रासीन को बोलूं, एंथ्रासीन को भी मैं बेंजीनोइड एरोमेटिक बोल सकता हूँ। यस बोल सकते हो सर। फिनेंथ्रीन को बोलूं, फिनेंथ्रीन को बोलूं, क्या इसको भी मैं बेंजीनोइड एरोमेटिक बोल सकता हूँ? क्या बेंजीनोइड एरोमेटिक बोल सकता हूँ? यस मैं बोल सकता हूँ, इसको भी बेंजीनोइड एरोमेटिक बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बेंजीनोइड एरोमेटिक क्या होता है अपने को समझ में आ गया। फिर आता है नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। इसका मतलब ये है, इनको हम ऐसे पहचानेंगे कि सर कोई एरोमेटिक तो हो पर उसमें बेंजीन ना हो, कोई एरोमेटिक तो हो पर उसमें बेंजीन ना हो। जैसे देखो रुक जाओ, कोई एरोमेटिक तो हो पर उसमें बेंजीन ना हो। ठीक है, तो जैसे देखो ये 23 वाला एग्जांपल है, इसमें देखो एरोमेटिक तो आ रहा है पर क्या इसमें बेंजीन बना हुआ है? क्या नहीं, बेंजीन नहीं बना हुआ है। तो ये किसका एग्जांपल आ जाएगा? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक का, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक का। और एनसीईआरटी में इसको भी दे रखा है, ये ट्रोप्लोन देखो, देखो देखो ये एरोमेटिक आ रहा है, क्या एरोमेटिक आ रहा है, पर क्या इसमें बेंजीन बन रहा है? नहीं, बेंजीन तो नहीं बन रहा सर। तो ये क्या आ जाएगा? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। मतलब कोई एरोमेटिक तो है पर बेंजीनोइड ही नहीं है, मतलब उसमें बेंजीन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये। फिर तीसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ हेट्रोसाइक्लिक क्या हुआ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, कोई रिंग है, कोई रिंग है, जैसे ये एक रिंग है। ठीक है, तो जो कॉर्नर है, ये कोपचे हैं, ये कौन होते हैं? कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन होते हैं, तो अगर सारे कार्बन है ना तो इसको मैं बोलूंगा होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सब एक जैसे कार्बन है, होमोसाइक्लिक। पर इसमें किसी दिन कोई अलग बंदा आ जाए, और वो 99% कौन से बंदे आएंगे? या फिर ऑक्सीजन आएगा, या फिर नाइट्रोजन आएगा, या फिर सल्फर आएगा। जैसे यहाँ पे सल्फर आ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा उस दिन? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। किसके कारण बना? सल्फर के कारण बना। तो मैं अगर पूछूं इस क्वेश्चन में हेट्रोसाइक्लिक एटम कितने हैं इसमें, हेट्रोसाइक्लिक एटम्स इसमें कितने हैं? सर 1 है। कौन है वो? सर वो सल्फर है। ठीक है, जो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और बंदा आ जाए उसको मैं बोलूंगा हेट्रोसाइक्लिक एटम। ठीक है, और इस कंपाउंड को बोलूंगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मतलब कोई एरोमेटिक तो होगा पर वो हेट्रोसाइक्लिक हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कार्बन के अलावा कोई और बंदा भी रिंग में हो। जैसे फुरान की बात करें, ठीक है, तो देखो ये एरोमेटिक है क्या? देखो एरोमेटिक तो है, पर ये क्या होमोसाइक्लिक है? नहीं सर, ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जगह में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, वैसे मैं थियोफीन की बात करूं, एरोमेटिक आ रहा है क्या? एरोमेटिक तो आ रहा है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्बन की जगह में देखो एक हेट्रोसाइक्लिक एटम लगा हुआ है। ठीक है, सल्फर। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? कौन सा एरोमेटिक हो गया अपना? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी आपको समझ में आ गया। और ये क्वैसी एरोमेटिक तो मुझे आपको बता ही दिया है, मतलब डबल बॉन्ड को कहीं फेंकना पड़ जाए ताकि स्टेबिलिटी हम बढ़ा पाए, उसको बोलते हैं अपन क्वैसी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार का आप बिल्कुल अच्छे से पीएचडी कर चुके हो इनके बारे में, कोई भी मतलब अपने आप भी क्वेश्चन बना सकते हो आप यार। तो
मैं आपको 4 प्रकार के एरोमेटिक कौन कौन से हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक, फिर नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक, फिर क्वेसी एरोमेटिक और फिर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक था वो अब अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब लेते हैं एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है। अब देखो जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। जब मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं ना तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी के साथ भी एक रीडिंग मारते रहो तो आपको और मजा आएगा। तो आपको रियलाइज होगा कि मैं एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं चुन रहा हूँ, सॉरी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का अगला टॉपिक, जो कौन सा टॉपिक है 8.4। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ओपन चेन, मतलब किसी में रिंग नहीं बन रही होगी तो उसको बोल दूंगा ओपन चेन। ओपन चेन के 2 और नाम है, एक तो असाइक्लिक, असाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक। ठीक है, और दूसरा नाम है इसका एलिफैटिक। ठीक है, तो ओपन चेन, असाइक्लिक और एलिफैटिक, मतलब किसी में अगर रिंग नहीं बन रही होगी तो उसको मैं बोल दूंगा ओपन चेन। ठीक है, और अगर रिंग बन रही होगी तो मैं बोल दूंगा क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक। ठीक है, तो ओपन चेन में क्या हो गया, जैसे CH4 हो गया, CH4 में कोई रिंग बनती है क्या? नहीं बनती। ठीक है, या फिर मैं बात करूं CH3, CH3 कोई रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही है। अगर कभी भी रिंग नहीं बन रही होगी तो मैं बोल दूंगा सीधा वो क्या है, ओपन चेन है या एसाइक्लिक है या फिर एलिफैटिक है। तो इसके कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक की। ठीक है, तो साइक्लिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक 4 प्रकार के होते हैं, क्वेसी एरोमेटिक, बेंजीनोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक और चौथा कौन सा था, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो वो मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में ले आया मैं उसको। ठीक है, तो मैं वापस दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक, मतलब एक तो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक मतलब जब कितना नंबर आ जाए, 2, 6, 10, 14। ठीक है, पर इसके अलावा अगर एंटी एरोमेटिक आ जाए या फिर नॉन एरोमेटिक आ जाए तो उनको अपन बोलते हैं क्या, है तो वो भी कहीं ना कहीं रिंग में है ना, तो उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। इसमें कौन कौन आते हैं, या फिर एंटी एरोमेटिक आ जाए या फिर नॉन एरोमेटिक आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये आ गया और पूरे इनमें कार्बन ही लगे हुए हैं तो मैं बोल दूंगा होमोसाइक्लिक। और अगर कार्बन के अलावा रिंग में कोई और प्रेजेंट बोलवा तो मैं बोल दूंगा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक में कौन है, ये दे रखा है। ये तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है मतलब ये एलिसाइक्लिक में आएगा। ठीक है, अब इसमें सारे कार्बन लगे हुए हैं तो मैं होमोसाइक्लिक में रखूंगा या हेट्रोसाइक्लिक में, तो सर होमोसाइक्लिक में रखूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। फिर अगर इसकी बात करें, ये एनसीईआरटी में दूसरा एग्जांपल दे रखा है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है तो इस ऑब्वियसली एलिसाइक्लिक में ही रखूंगा। ठीक है, ठीक है, अब नॉन एरोमेटिक है और जितने भी कार्बन रिंग में प्रेजेंट हैं सारे कार्बन ही कार्बन है, कोई भी हेटेरो एटम नहीं प्रेजेंट है, तो इसको मैं होमोसाइक्लिक में रखूं या हेट्रोसाइक्लिक में रखूं, सर इसको होमोसाइक्लिक में रखो। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें। ठीक है, अब देखो इसमें भी कोपचे खाली है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है मतलब एलिसाइक्लिक का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें सारे जो कार्बन लगे हुए हैं ना सारे कार्बन ही तो हैं, कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है मेरे भाई। ठीक है, हेटेरो एटम मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जनरली 99% यही रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसको भी मैं किस में रखूंगा, होमोसाइक्लिक में रखूंगा। तो सर हेट्रोसाइक्लिक का भी एक एग्जाम्पल करा दो। एक सेकंड, ये है अपना, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफुरान, टेट्रा हाइड्रोफुरान। ठीक है सर, ठीक है, तो अब देखो इसमें कोपचे खाली है मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक ये है तो ये एलिसाइक्लिक में आएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन के अलावा रिंग में एक और एटम आ गया ऑक्सीजन, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक में रखूं या होमोसाइक्लिक में, तो ये हेट्रोसाइक्लिक में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक एक एटम प्रेजेंट है, एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है साइकिल में। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये आपको जो एनसीईआरटी में पूरी टेबल दे रखी है उस टेबल को आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल मैंने पूरा आपको बिल्कुल मक्खन बना दिया उसको। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं।
ये स्ट्रक्चर अपना कौन सा है, ये मैंने आपको पहले भी कराया था ये स्ट्रक्चर। एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मेलामाइन। मेला वही एनसीईआरटी में दे रखा था ये। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर जो कट गया उसका एग्जांपल था ये मेलामाइन। ठीक है, तो ये मेलामाइन है अपना। ठीक है, तो ये आईआईटी एडवांस में, जेईई मेंस की भी बात नहीं कर रहा मैं, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं। आईआईटी एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें बोला गया कि सर ये जो मेलामाइन होता है इसमें कितने हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं, कितने, हाउ मेनी हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन मेलामाइन। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको पता है सर कार्बन के अलावा जितनी भी एटम हुए वो हेटेरोएटम हुए। अबे मैंने बात की थी वो रिंग की, रिंग के बाहर की बात नहीं करनी, रिंग के अंदर की बात करनी है। रिंग में जो इंक्लूड हो रहे हैं, ये वाला इंक्लूड होगा, ये वाला इंक्लूड होगा, ये वाला इंक्लूड होगा। तो 3 जो नाइट्रोजन लगे हुए हैं वो हेटेरोएटम है। हेटेरोएटम है, ये साइकिल में देखना पड़ता है, साइकिल से बाहर नहीं देखना, रिंग से बाहर नहीं देखना ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 3 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 3 आएगा। ठीक है, तो ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखो। अब एक बार ये पूछा हुआ है, ठीक है, एक बार ये पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन वही है, कितने हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है। अब तुमने देखा ये पूरी रिंग है, तो सर ने बताया था कि रिंग में देखते हैं, ये रिंग में मुझे पता लग गया रिंग में देखते हैं, तो अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तुमने देखा कि रिंग में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट 1, ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2, ऑक्सीजन प्रेजेंट 3, ये 3 लिख दिया, आ गया खुशी खुशी, पूरा तबाही मचा दी घर पे आके कि मैंने 3 लिखा, मेरा आंसर सही हो गया। पर जब आंसर की आई फिर देखा भैया तुमने आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। अरे मेरे भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो। ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये ऐसा बनेगा मेरे भाई, यूं। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये लगा हुआ है। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यूं लगा हुआ है। अरे मेरे भाई यूं है वो जो ऑक्सीजन दिख रहे थे ना, तो वो रिंग से बाहर है मेरे भाई, वो रिंग में नहीं है। ठीक है, उनको खोल के तो लिखा करो पहले। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक जो हेटेरोएटम है वो सिर्फ ये है रिंग में प्रेजेंट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हेटेरोएटम निकालना आपको आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। रिंग में कहीं ना कहीं कार्बन के अलावा कोई और बंदा आ जाए तो बोल देना हेटेरोएटम है वो। ठीक है, रिंग में होना चाहिए, बस बशर्ते रिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जो एल्केन होता है ना, एल्केन, ठीक है, एल्केन का दूसरा नाम आज के बाद याद रखना, पैराफिन। एल्केन का दूसरा नाम बता दो, एल्केन का घर का नाम बता दो, उसके घर का नाम है पैराफिन। प्यार से क्या बुलाना है एल्केन को, पैराफिन बुलाना है। ठीक है, एल्कीन्स की अगर बात करें तो एल्कीन्स को प्यार से बुलाना है अपने को ओलिफिन्स। एल्कीन्स को क्या बुलाना है, ओलिफिन्स बुलाना है। ठीक है, ओलिफिन्स नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, उस जो डबल बॉन्ड को अपन बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, उसको बॉन्ड को बोलते हैं अपन ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो ओलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए वो डबल बॉन्ड, तभी मैं क्या बोलूंगा, उसको ओलिफिनिक बॉन्ड बोलूंगा। और एल्कीन को क्या बोलते हैं अपन, ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के आधार पे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी एडवांस में, जेईई मेंस में भी नहीं, आईआईटी एडवांस में। ठीक है, अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड निकालना है सबसे पहले। तो डबल बॉन्ड देखो कितना है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कितना आ गया सर, डबल बॉन्ड 2 आ गए। फिर में निकालना है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं सर, देखो ट्रिपल बॉन्ड निकालना है, तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यस सर, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फिर निकालना है ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है ये।
ठीक है, पर किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, मतलब सिर्फ ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओलिफिनिक बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। वही मैं अगर बात करूं एसिटाइलिनिक बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है, पर सारे ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच वाला ही होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं यूज करा जाएगा, सिर्फ ये वाला लगेगा। तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये IIT एडवांस में पूछा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर हमको ये कंसेप्ट पता है तो ही हम इसको कर पाते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी में एक दे रखा है, आपको बहुत कंफ्यूजन इसमें होता होगा, आइसो एंड न्यू में, आइसो एंड न्यू, आइसो एंड न्यू। तो आइसो एंड न्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है, आइसो का चित्र अपने को ध्यान में रखना है, वाई। आइसो में क्या बनाऊंगा मैं, वाई बनाऊंगा, और न्यू में देखो मैं क्या बनाऊंगा, न्यू। न्यू में मैं क्या बनाऊंगा, न्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल दिखाता हूं मैं एनसीईआरटी का, एक सेकंड। जैसे मुझे बनाना है आइसो बुटेन, आइसो ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, ठीक है। तो देखो ये इसी में अपने को 4 कार्बन मैंने बना दिया, ये 4 कार्बन बना दिए मैंने। आइसो ब्यूट एन, एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बस इनकी वैलेंसी पूरी कर देनी है अब, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, आइसो बुटेन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आइसो में देख लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और नियो, अगर मुझे नियो पेंटेन बनाना होगा, ठीक है, तो 5 कार्बन, ठीक है। और इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 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 CH3, और कार्बन की पूरी वैलेंसी है, तो उसमें कोई हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो नियो में देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और आइसो में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो जब हम कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसो और नियो का बहुत जगह पे यूज आता है। तो अपने को आइसो अगर पता है, आइसो में वाई बनता है और नियो में अपने को कैसे बनता है, प्लस बनता है। तो ये अपने को अगर पता है तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बाकी कोई दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं ही सही, ठीक है। तो अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज है अपनी 6 तारीख। तो 7 तारीख को अपन पढ़ेंगे कॉमन नेम्स, कॉमन नेमिंग। 8 तारीख को हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, मतलब कौन सा, IUPAC नोमेनक्लेचर, सॉरी, ठीक है। 9 तारीख को, फिर 10 और 11, सॉरी 10 तारीख को हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिर 11 और 12 तारीख को हम क्या करेंगे, जो अपने बाकी के जो इफेक्ट पड़े हुए हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है ना पहले चैप्टर में, वो सारा हम निपटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तारीख को हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, सॉरी, तो फिर एक और दिन लगेगा, ओहो सॉरी सॉरी, तभी मैं बोलूँ एक दिन एक्स्ट्रा कैसे जा रहा है। 9 तारीख तो इसमें तो गिन ही ले रहे हैं अपन, 9 तारीख तो ठीक है। तो 9 तारीख को आइसोमेरिज्म चलेगा, 10 और 11 तारीख को, 10 और 11 तारीख को अपना ये खत्म हो जाएगा। फिर 12 तारीख जो आखिरी दिन होगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी के लास्ट में प्यूरिफिकेशन दे रखा है, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस दे रखा है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 12 तारीख तक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो PYQ में आ रखे हैं या किसी पार्ट में आ रखे हैं, ताकि आपको बिल्कुल मतलब भरोसा हो जाए कि जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें से सर ने क्वेश्चंस भी करा दिए। क्योंकि कोई अगर टीचर तुमको बहुत थ्योरी पढ़ा रहा है पर क्वेश्चंस नहीं करा रहा है ना, तो वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, वो आपको बना रहा है। अब वो क्या बना रहा है आपको, वो आप खुद जानते हो, ठीक है। तो जो भी आज हमने कंसेप्ट सीखे एनसीईआरटी से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं और कैसे कैसे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को लगा के अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करते हैं कि जो आज की क्लास हमारी रही है वो कितने फायदेमंद हमारी रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। जेईई मेंस कब का, जेईई मेंस 2024, मतलब इसी साल कुछ महीनों पहले क्वेश्चन आया था कि साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन ये है, इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले देखते हैं ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सर इसमें तो कुब्जा खाली है, कुब्जा खाली है मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एरोमेटिक, पर ये क्या बेंजीनोइड है, क्या ये बेंजीन बन रहा है, तो ये आंसर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
ये असाइक्लिक है क्या? क्या इसमें साइकिल नहीं बन रही? क्या साइकिल भी बन रही है, मतलब ये क्या है? एलिसाइक्लिक है। याद रखना जब हमने एलिसाइक्लिक पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों उसी में आते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आंसर इसका एलिसाइक्लिक आ जाएगा, और यही एग्जांपल मैंने आपको कराया हुआ था क्योंकि ये एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो चाहे आप नीट की बात करो या जेईई मेंस की बात करो, कोई क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो वो अपना जो स्ट्रक्चर है, जो वो अपना मतलब कहाँ से उठा रहे हैं, वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायनीज, पहले देखते हैं। देखो 2 और 2 4 और 2 6, 6 सर ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। सर कोपचा खाली, सर ये नॉन एरोमेटिक है। सर कोपचे खाली, सर ये नॉन एरोमेटिक है। 2 और 2 4, 4 में क्या आता है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें है और डी ऑप्शन इसमें है, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक, मतलब ए, मतलब लास्ट में ए आना चाहिए। तो इसमें तो लास्ट में बी आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजीनोइड? नॉन बेंजीनोइड मतलब जिसमें बेंजीन ना बनाओ। बेंजीन बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। विच इज हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, विच इज हेट्रो एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो देखो 2 और 2 4, और यहाँ पे लोन पर होगा 2 6, 6 में तो ये एरोमेटिक हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 2 और 2 4 और 2 6, 6 में तो कहीं ना कहीं एरोमेटिक होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन मतलब 6, 6 में कहीं ना कहीं आंसर नहीं होने वाला। अब ध्यान से देखो, ये कोपचा खाली, कोपचा खाली मतलब नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और इसमें देखो साइकिल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो एलिसाइक्लिक है ये। तो ये तो सही है, मतलब ये हमको ये चाहिए था, ठीक है। इसकी बात करूं, ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। पर यहाँ पे हेट्रो नहीं है ये, क्योंकि सारे कार्बन ही कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे कोपचा खाली, तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। मतलब ये एलिसाइक्लिक में आएगा, यस सर। अब ये होमो है या हेट्रो है? देखो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के कारण ये क्या हो जाएगा? हेट्रो, तो ये भी हेट्रो हो गया। तो आंसर डी और ई आना चाहिए। आंसर अपना क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, इसमें हेट्रो एटम्स देखने हैं, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ नाइट्रोजन? क्योंकि रिंग के बाहर नहीं लेते हैं, मैंने आपको समझाया था। तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। द नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, पर ये नहीं गिनेंगे क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 एसिटाइलिनिक बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। बेंजीन, बेंजीन को मैंने अगर यूं बनाया ना, तो इसमें तो सारे कार्बन है ना, सारे रिंग में कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये तो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो ये नॉट पूछ रहा था, नॉट हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। बाकी तुम अगर देखो, ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं तुमको, सब में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सारे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है कौन सा है? ये देखो, ये क्या? कोपचा खाली, कोपचा खाली मतलब नॉन एरोमेटिक। ये कितने हैं? 2 और 2 4, लोन पेयर को मानते हैं ना 2, तो 4, 4 मतलब एंटी एरोमेटिक। इसकी बात अगर करें तो 2 और 2 4, 4 में भी क्या मतलब? एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें, 2 सिर्फ 2 है, 2 मतलब एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हमको पता है, ये मैंने बताया आपको। एरोमेटिक सबसे ज्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें अपन, सबसे पहले देखते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड मैच करना है, तो बेंजीन दिखना चाहिए। बेंजीन इसमें दिख रहा है, मतलब मुझे क्यू, मतलब सी का क्यू क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। सी का एस हो सकता है, नहीं हो सकता। सी का एस हो सकता है, नहीं हो सकता। सी का क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं, और अब देखो, हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक भी हो और हेट्रोसाइक्लिक भी हो। तो देखो 2 और 2 4, यहाँ पे लोन पर होगा 2 6, 6 में कहीं ना कहीं क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 6 में कहीं ना कहीं क्या होगा? एरोमेटिक होगा मेरे भाई, ठीक है। तो एरोमेटिक तो है और हेट्रोसाइकिल भी है, क्योंकि हेट्रो भी है क्योंकि यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है। तो डी का आर आना चाहिए, तो डी का आर इसमें है, इसमें नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए आज के लेक्चर के, जितना भी आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिया आपको, ठीक है। तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और आपको लग रहा होगा कि चैप्टर बहुत स्मूथ चल रहा है,
ठीक है। और दूसरा लेक्चर भी आपको लगा होगा कि आज तो और भी सरल था, परसों लेक्चर 1 से भी आज सरल था, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा आपको मक्खन की तरह पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स में हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें मैं आपको जीओसी का आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कॉमन नेमिंग पढ़ाऊंगा, फिर आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा, फिर मतलब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। तो अब जो अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें थोड़ा लेंथ बढ़ने वाला है लेक्चर्स का, ठीक है। आईयूपीएसी से लेंथ थोड़ा लेक्चर का बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 12 तारीख तक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट कराना है आपको, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करके निपटा दूं और मेरे को बोलने के लिए हो जाए कि मैंने तो आपको करा दिया था। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ आपसे, कोई आपको एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल इतनी आसान भाषा में आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। बाकी जो मैं डीपीपी का दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे, वो भी आप हाथों हाथ बिल्कुल लगाते रहो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपका बिल्कुल हाथ परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नीट 2025 में मैंने आपको यही क्वेश्चन वापस दिखाने हैं। मैं आपको उस दिन बोलूंगा देख भाई मैंने वही क्वेश्चन तेरे को करा रखा है, सेम टू सेम, सेम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। फिर आप बोलोगे अरे यार सर आपने तो कराया था, मैंने किया ही नहीं। तो ऐसा दिन ना आए, इसलिए आप डीपीबी साथ में सॉल्व करते रहिए। और बाकी जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ और जितने भी कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के, वो सब आप अच्छे से सीख ही रहे होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप प्यार दिखाइए अपना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।